हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने मैकेनिक्स में इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने पुली पढ़ा था। पुली में भी दो अरेंजमेंट पढ़े थे। उसके अलावा जो हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ पुलिस में हमने पढ़ा था फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों जो है हमने पढ़ा था। उसके अलावा मूवेबल पुली और फिक्स पुली के बारे में भी, सिंगल पुली के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने लीवर पढ़ा था और इस पे बेस्ड जो है हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए हुए थे। तो अब हम चूँकि ये इम्पॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने लीवर और पुली के बारे में पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुली में ही वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। ठीक है, तो बात करें वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली की, तो ये है आपका वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। इसमें क्या होता है कि आपके दो जो है ब्लॉक्स होते हैं। एक ऊपर वाला ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, एक नीचे वाला ब्लॉक होता है। जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है वो क्या करते हैं, वो कहीं एक फिक्स्ड किसी उससे मेंबर से सस्पेंडेड रहता है। और फिर उसमें क्या होता है कि एक आपका धुरा होता है जिसको आप एक्सेल बोलते हैं। उसी जो है आपके धुरे पे जो आपकी पुली ऊपर वाले ब्लॉक में दो पुली लगी होती है, एक बड़ी पुली होती है, एक छोटी पुली। ये दोनों पुली एक ही धुरे पे लगी होती हैं। इनका क्या नाम है, केवल जो व्यास होता है डायमीटर वो अलग अलग होता है। तो पहले का व्यास हम मान के चल रहे हैं कैपिटल डी है और छोटी वाली पुली का व्यास हमारा स्मॉल डी है। फिर नीचे एक पुली लगी रहती है सेकेंड ब्लॉक में, जिसमें जो वेट हमें लिफ्ट करना होता है उसको हम लगाते हैं। उसके बाद एक रस्सी को या आप कह लीजिए चैन को पुली के सर्कमफ्रेंस में लपेट कर नीचे वाली पुली में लपेटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी वाली पुली में एक किसी रस्सी को लपेट के फिर नीचे वाली पुली में लेके आएंगे और उसमें लपेट देंगे। लपेटने के बाद फिर इसको ऊपर वाली छोटी पुली में ले जाके लपेटने के बाद एक एंड को वैसे ही फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो आपका जो स्टार्टिंग में आप जब रस्सी को लपेटते हैं तो ऊपर वाली पुली पे जो ओपन एंड रहता है वहाँ पे आप जो है एफर्ट को अप्लाई करते हैं। अब बात करें तो ये मानते हैं कि जो ऊपर वाली ब्लॉक में आपकी दो पुली लगी हैं, तो बड़ी वाली पुली का डायामीटर अगर इस कैपिटल डी और छोटी वाली पुली का डायामीटर स्मॉल डी है, तो जैसे ही आपकी बड़ी वाली पुली घूमेगी तो साथ ही साथ आपकी पुली नंबर 2 यानी कि छोटी वाली पुली भी उसी के साथ क्या करेगी, रोटेशन करेगी। अब मानते अगर बड़ी वाली पुली का जो डायामीटर है वो कैपिटल डी है, तो उसके द्वारा चली गई टोटल दूरी क्या होगी, वो होगी आपकी पाई डी। ठीक है ना, पेरीफेरी यानी कि एक राउंड में जो पुली घूमेगी वो अपने डायामीटर के परिधि के बराबर ही, सर्कमफ्रेंस के बराबर ही डिस्टेंस रोटेट करेगी। तो ये आपका हो जाएगा पाई डी। अब अगर बात करें तो जितना रोटेशन में, एक रोटेशन में जितना जो है रस्सी पुली पे घूमेगी उतना ही आपका जो एफर्ट है पी वो भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यानी कि पी द्वारा भी सेम डिस्टेंस पाई डी ही ट्रेवल करी जाएगी। अब देखिए, अब चूंकि जो पुली हमारी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो आपका जो पुली के नीचे वाला सेक्शन है इसमें ये है ए और ये है बी। जो ये रस्सियाँ हैं ये ए पोर्शन है, बी पोर्शन। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो आपकी रस्सी ए जो है वो भी क्या होगी, सेम डिस्टेंस से पाई डी से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगी। अब चूँकि पुली 1 और 2 सेम एक्सेल पे हैं, सेम धुरी पे हैं, तो पुली 2 भी क्या नाम है, सेम अमाउंट में ही एक चक्कर में वो भी एक चक्कर अपना लगाएगी। अब जो है चूँकि ए पोर्शन ऊपर जाएगा तो बी पोर्शन आपका नीचे आएगा। ठीक है, बी पोर्शन आपका नीचे आएगा क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है।
तो बी पोर्शन सेम डिस्टेंस नीचे आएगा, दैट इज पाई डी। ए पोर्शन वही डिस्टेंस ऊपर जाएगा और बी पोर्शन आपका सेम डिस्टेंस नीचे आएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए के द्वारा जो चली गई आपकी टोटल दूरी होगी वो होगी पाई डी ऊपर की तरफ, और बी के द्वारा चली गई दूरी पाई और स्मॉल डी, यानी कि जो स्मॉल पुली का ऊपर वाले ब्लॉक में स्मॉल पुली का डायमीटर डी है, तो पाई इंटू स्मॉल डी ये नीचे की तरफ चलेगी। तो अगर बात करें तो जो टोटल रस्सी मूव करेगी, क्योंकि रस्सी तो हमारी सेम ही है, क्योंकि रस्सी का जो रोटेशन है वो हम यहाँ से बांधना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ से ऐसे बड़ी वाली पुली में बांधा, फिर ऐसे नीचे लेके आए, छोटी वाली पुली में लपेटा, और फिर ऊपर वाले ब्लॉक में जो छोटी वाली पुली थी उसमें ऐसे लपेट के रस्सी हमने यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा है। तो रस्सी के द्वारा जो है एक तरफ तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है रस्सी की, और दूसरे तरफ क्या हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो टोटल डिस्टेंस जो है रस्सी के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, वो होगी पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी। अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये वाली रस्सी जितना ऊपर जाएगी और ये वाली रस्सी नीचे आएगी, और इन दोनों का जो टोटल मूवमेंट होगा, इन दोनों का जो समेशन होगा, क्योंकि दोनों अगर ऊपर जाती तो दोनों ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी ये जो हमारी रस्सी है मूव करेगी ये, और जितना रस्सी मूव करती है उसका हाफ जो है ये वेट मूव करता है। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले जब पुली में बताया था, तो मान लीजिए अगर ये x जाता था और ये x जाता था, तो ये क्या होता था आपका टोटल, अगर ये दोनों इधर से x जाएंगे तो ये भी x जाएगा, यानी कि 2x/2। और अगर आपका नीचे वाला ही 2x, अगर आपका नीचे वाला मान लीजिए x गया, तो ये x/2 जाता था और ये x/2 जाता था। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि चूँकि जो टोटल रस्सी की मूवमेंट होगी वो आपकी पाई डी माइनस पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी, तो जो आपका वेट मूव करेगा वो इसका हाफ करेगा। तो यानी कि वेट जो है हमारा वो ऊपर की तरफ जाएगा पाई डी पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी बाई 2। अब अगर बात करें हम वेलोसिटी रेशियो की, तो आपको पता है वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या होता है, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी अपान वेट द्वारा चली गई दूरी। अब चूँकि एफर्ट द्वारा चली गई दूरी जो आपकी बड़ी वाली पुली है, उसी पे जो रस्सी का दूसरा एंड है उसी पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो बड़ी वाली पुली पे रस्सी द्वारा चली गई दूरी पाई कैपिटल डी है, तो उसको आप एफर्ट सेम डिस्टेंस जो है एफर्ट भी चलेगा, तो वो हो जाएगा पाई कैपिटल डी। और वेट द्वारा चली गई दूरी हमारी कितनी है, पाई कैपिटल डी माइनस पाई डी स्मॉल डी बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 पाई डी अपन पाई डी माइनस पाई डी, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2d बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। इस तरीके से आपका वेलोसिटी रेशियो अगर आप डी के फॉर्म में देखेंगे तो 2d 2 कैपिटल डी फिर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और अगर आप आर के फॉर्म में देखेंगे तो d/2 इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आर, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R/2 माइनस स्मॉल r/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 कैपिटल R अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, चलिए अब अगर हम आइडियल केस मान के चलें, तो ऐसे आइडियल केस में मशीन की एफिशिएंसी हमारी कितनी होनी चाहिए, अगर कोई भी लॉस नहीं है तो 100% होनी चाहिए। तो आपको पता है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है, एफिशिएंसी अगर आप आइडियल मान के चल रहे हैं तो 100% यानी कि 1 होगी। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। और वेलोसिटी रेशियो क्या है, 2r/r
आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और मैकेनिकल एडवांटेज आपको ये भी पता है कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो वेट अपान क्या होता है, एफर्ट, कि हमारा वेट कितना है, एफर्ट हमने कितना लगाया। तो डब्ल्यू बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल आर बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर हमारा चेन होता या गियर होता, ठीक है, उस केस में हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता। तो सिंपल से जहाँ पे डायामीटर है हमारा, वहाँ पे डायामीटर की जगह टूथ हो जाता, नंबर ऑफ टीथ, तो 2T1 अपान T1 माइनस T2, जहाँ पर T1 क्या है, बड़े गियर का के दांतों की संख्या, और T2 क्या है, छोटे गियर के दांतों की संख्या। और मैकेनिकल एडवांटेज में जैसे कि हमने देखा है 2R बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। अब अगर जो कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी कि बड़ी जो पुली है और छोटी पुली, उनका जो रेडियस है, जितना कम उनमें डिफरेंस रहेगा उतना ही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेस्टन के एक व्यासांतरी यानी कि वही डिफरेंशियल पुली ब्लॉक में यदि बड़ी पुली की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर यानी कि R1 कैपिटल R1 15 सेंटीमीटर और छोटी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर यानी कि स्मॉल R1 स्मॉल r बराबर आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है 400 न्यूटन का प्रयास, एफर्ट P आपका 400 है और 6000 का वेट उठाए तो मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो बराबर W बाई पी। ठीक है, तो W बाई पी ये क्या होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ठीक है, अब इफिशियंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, या यूं कह लीजिए कि W बाई पी ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया इंटू 1 बाई वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज में आपको W दिया हुआ है, एफर्ट दिया हुआ है, और वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है, 2R कैपिटल R अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 15 माइनस 14 दैट इज़ 30। यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए तो आपको इफ़िशियंसी मिल जाएगी 6000 बाई 400 इंटू 1 बाई 30। 4 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, यहाँ से 2 0 जो है आपके नीचे कट जाएंगे, ये बचेगा 60 बाई 4 यानी कि 15 इंटू 1 बाई 30, तो 15 यानी कि 1 बाई 2 बचेगा यानी कि 0.5, यानी कि 50% जो है आपकी इफ़िशियंसी हो गई। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेस्टर्न घिरनी मशीन की दक्षता इफ़िशियंसी 60% है, बड़ी पुली छोटी पुली की त्रिज्याओं में अनुपात 4/3 है, ज्ञात कीजिए कि 80 न्यूटन भार का बल यानी कि प्रयास कितना बोझ उठाएगा, आपको W ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल R बाई स्मॉल r दिया हुआ है इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, W मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आप यहाँ से, तो ये अगर आप देखें तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। इफ़िशियंसी आपको निकालनी है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका W बाई पी होता है। ठीक है, वेट आपको निकालना है, P आपको दिया हुआ है 800, तो पुट करिए। इफ़िशियंसी आपको 60% दी ही हुई है, कैपिटल R आपको और स्मॉल r में रिलेशन दिया हुआ है, कैपिटल R बराबर 4/3 स्मॉल r, तो पुट करिए कैपिटल R बराबर 4/3 स्मॉल r, तो 2 इंटू 4/3 स्मॉल r, 4/3 स्मॉल r माइनस r, यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो बचेगा नीचे 1/3 स्मॉल r और ऊपर आपका 8/3, तो बाई 3 ऊपर नीचे कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। ठीक है,
तो टोटल क्या बचेगा 4 इंटू 2 8 इंटू 0.6 यानी कि 4.8 जो है W/P बचेगा। अब यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा 4.8 इंटू P आपको 800 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो आपका 3840 न्यूटन वेट यानी कि 3.84 किलो न्यूटन वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं इस डिफरेंशियल वेस्टर्न पुली से। अब आइए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है व्हील एंड एक्सल। तो एक तरीके से देखिए जो व्हील एंड एक्सल होता है आप गाड़ियों में भी अपने देखते होंगे, वही व्हील एंड एक्सल है, बस यहाँ पे वर्किंग वेट लिफ्टिंग के लिए है। तो व्हील एंड एक्सल के थ्रू भी आप वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली टोटली जो है आपके घूर्ण प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि टॉप पे काम करता है। इसमें एक व्हील होती है, ठीक है, जो कि एक एक्सल पे फिक्स रहती है और ये व्हील आपकी एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारा व्हील अगर एक रोटेशन करेगा तो चूंकि वो आपके एक्सल से अटैच है तो एक्सल भी आपका एक रोटेशन करेगा, मतलब कि दोनों एक साथ घूमेंगे। अब एंड पे क्या है, इनके एंड पे जो एक्सल के एंड होता है उस पर हम बियरिंग लगाते हैं और व्हील पे क्या करते हैं कि एक रस्सी को लपेट देते हैं। रस्सी को लपेटने के बाद एक जो फ्री एंड होता है उस पर हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं और जो आपका एक्सल होता है उस पर हम रस्सी के लपेटने, जो व्हील पे हमने रस्सी लपेटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सल पे रस्सी लपेट के वेट को सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो व्हील है उसकी डायमीटर कैपिटल डी और एक्सल की डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है। सस्पेंडेड वेट की वैल्यू अगर W हो और एफर्ट जो हम P लगा रहे हैं तो जो आपका व्हील है वो एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि पाई इंटू डी या 2πr, ठीक है। और जो आपका एक्सल है, एक्सल का डायमीटर हमने स्मॉल डी माना हुआ है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो आपकी होगी पाई इंटू स्मॉल डी, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है आपका एफर्ट द्वारा चली गई दूरी यानी कि डिस्टेंस डबल बाई एफर्ट P अपॉन डिस्टेंस डबल बाई वेट W। तो आपका एफर्ट जितना आपका व्हील रोटेट करेगा मतलब एक रोटेशन में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस रोटेट करेगा, यही आपका एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी होगी। तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल डी यानी कि डायमीटर ऑफ व्हील अपॉन वेट के द्वारा स्मॉल डी दूरी चली जाएगी तो पाई इंटू स्मॉल डी, क्योंकि दोनों सेम ही एक दूसरे से अटैच हैं। व्हील जो है एक्सल पे फिक्स्ड है तो इसलिए रोटेशन उनका सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ से पाई कैपिटल डी अपॉन पाई स्मॉल डी, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी या डी बराबर 2r तो कैपिटल R बाई स्मॉल r, ये आपका वेलोसिटी रेशियो हो गया व्हील एंड एक्सल के केस में। अब अगर हम आइडियल केस मान के चलें कि देयर इज नो लॉस, उस समय इफिशियंसी 100% होगी तो एन नीटा बराबर क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर कैपिटल R बाई स्मॉल r के बराबर होगा। नेक्स्ट बात करें डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की, तो ये एक तरीके से आपका जो है थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है व्हील एंड एक्सल का। यहाँ पे आपके जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बढ़ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि व्हील तो लगाते ही हैं, साथ में जो आपका एक्सल होता है उसमें हम एक बड़े डायमीटर का एक्सल लगाते हैं और एक छोटे डायमीटर का एक्सल सेम ही एक्सिस पे जो है अटैच्ड करते हैं व्हील के साथ। अब ये तीनों एक दूसरे से क्या है अटैच्ड हैं, एंड पे जो है आपकी बेयरिंग लगी है जिसमें ये फ्रीली रोटेट कर सकें। उसके बाद क्या करते हैं कि आपका जो व्हील है उसमें हम रस्सी को लपेटते हैं और उसके सहारे एक हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो आपका
बड़े डायामीटर का एक्सल है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी बांधते हैं व्हील के, और बड़े उस पर क्या नाम है डायामीटर पे एक्सल, बड़े डायमीटर के एक्सल पे जो हम रस्सी बांधते हैं जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम छोटे डायमीटर के एक्सल पे रस्सी को लपेट देते हैं, और रस्सी को दोनों एक्सल पे इस प्रकार से लपेटते हैं कि बेट जो है एकदम बीचों बीच में सस्पेंड हो सके। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए हमने क्या किया कि बड़े डायमीटर वाले एक्सल पे रस्सी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटी है। और छोटे में हमने जस्ट उसके बगल इस प्रकार से लपेटा हुआ है कि जो उससे सस्पेंडेड वेट है वो एकदम बीचों बीच में सस्पेंड रहे W। अब मानते हैं, मान लीजिए कि जो व्हील का डायमीटर है वो कैपिटल D है, बड़े व्यास या कह लीजिए जो एक्सल B है बड़े व्यास वाला एक्सल, उसका डायमीटर स्मॉल d1 है, और छोटे व्यास का जो आपका एक्सल है C उसका डायमीटर स्मॉल d2 है। अब अगर सेम बात करें तो आपका रेडियस जो है व्हील का कैपिटल R है, और जो आपका व्यास जो आपका एक्सल V है उसका रेडियस स्मॉल r1 है, और छोटे का आपका जो व्हील एक्सल आपका C है उसका रेडियस r2 है। तो बात करें व्हील के द्वारा एक रोटेशन में, क्योंकि व्हील अगर एक रोटेशन करेगा तो बड़ा और छोटा एक्सल यानी कि B और C भी सेम ही रोटेशन करेंगे क्योंकि एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो A के द्वारा जो घूमी गई डिस्टेंस है एक चक्कर में, वो आपकी लपेटी गई रस्सी A पे, जो आपके व्हील पे लपेटी गई रस्सी है उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस भी क्या होगी, पाई इंटू D होगी, कैपिटल D यानी कि डायमीटर ऑफ व्हील। जो एक्सल B है उसके उस पर जो रस्सी लपेटी गई है उसके द्वारा जो डिस्टेंस होगी एक चक्कर में चली गई वो होगी पाई स्मॉल d1, और जो छोटा एक्सल है यानी कि C उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो होगी d2। अब देखिए जब आपका जो आपका एक्सल B है उसको रोटेट करेंगे और रस्सी उसमें लपटेगी, ठीक है, तो जो आपका एक्सल C है उसमें रस्सी क्या है नीचे की तरफ उधरेगी, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ऐसे केस में अगर हम देखेंगे टोटल जो रस्सी की लेंथ होगी एक रोटेशन में वो कितनी जो है दूरी चलेगी ऊपर की तरफ, अगर हम उसे देखेंगे तो जैसे कि अभी हमने पुली के केस में देखा था जो वेस्टर्न पुली थी, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगी वेट के द्वारा चली गई वो होगी आपकी पाई इंटू कैपिटल D1 यानी कि बड़े व्यास के द्वारा चली गई डिस्टेंस, जिसमें क्या होगी कि वो चढ़ेगी रस्सी, उसके बाद माइनस पाई इंटू D2 यानी कि जो छोटे व्यास का आपका एक्सल है उसमें जितनी रस्सी नीचे की तरफ उतरेगी अपान 2, ये टोटल डिस्टेंस जो है वेट के द्वारा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका बड़ा एक्सल है, ये छोटा एक्सल, यहाँ पे रस्सी इस तरीके से लपेटी गई है, फिर यही रस्सी यहाँ पे फिर लपेटी गई है। ठीक है, तो जब ये रस्सी मान लीजिए x चला, ये भी x ऊपर की तरफ, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो उस केस में इसमें जो वेट W है ये क्या होगा, x ऊपर जा रहा है, x नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 2x ऊपर जा रहा है तो 2x माइनस x ये जो है टोटल डिस्टेंस रस्सी के द्वारा
चली गई डिस्टेंस होगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में। और जो वेट होगा ये इसका क्या होगा, हाफ चलेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि पाई d1 माइनस पाई d2/2, ये वेट जो है इतना ऊपर की तरफ, चूँकि बड़े जो एक्सेल आपका बी है उसके डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए जो आपका टोटल वेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो आपको पता है एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी अपन वेट के द्वारा चली गई दूरी। तो एफर्ट के द्वारा दूरी हमारी पाई इंटू कैपिटल डी, और वेट के द्वारा चली गई दूरी अपन ये हो जाएगा पाई स्मॉल d1 माइनस पाई स्मॉल d2/2। यहाँ से आपका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 2d/d1 माइनस d2। तो अब d की जगह हम r भी लिख सकते हैं, तो 2 कैपिटल R अपान स्मॉल r माइनस 2 कैपिटल R अपान r1 माइनस r2। अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, इफ़ वी कंसीडर देयर इज नो फ्रिक्शनल और एनी अदर काइंड ऑफ लॉस, देन इफिशियंसी इक्वल टू 100%। अब जब इफिशियंसी आपकी 100% हो जाएगी तो वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज W/P बराबर 2 कैपिटल D अपान d1 स्मॉल d1 माइनस स्मॉल d2। अब आइए देखते हैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कह रहा है, एक पहिया तथा धुरी के अर्धव्यास क्रमानुसार 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। घर्षण शून्य मानते हुए यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो आपका व्हील का अर्धव्यास यानी कि रेडियस दिया हुआ है, और जो आपका एक्सेल है उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 30 और 10। तो आपको पता है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कैपिटल R बाई स्मॉल r व्हील एंड एक्सेल के केस में। अब कह रहा है कि घर्षण को शून्य मानते हुए यांत्रिक लाभ, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या है, ये आपका वेलोसिटी रेशियो के ही बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल के केस में, यानी कि भाई आइडियल घर्षण शून्य है तो आइडियल ही है। तो यहाँ से आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो कैपिटल R बाई स्मॉल r यानी कि 3 होगा। चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन को अभी कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विंच एंड क्रैब। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि विंच एंड क्रैब एक्चुअली में कैसे दिखता है। ये आपका विंच एंड क्रैब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्पेंडल लगा होता है, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, हत्थे लगे होते हैं। फिर इस यहाँ पे ये देखिए एक पिनियन लगा हुआ है, ऊपर वाला जो गियर है इसको हम पिनियन बोलते हैं, ये आपका गियर है, और इसको क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सिलेंडर लगा होता है जो कि आपका उससे कनेक्ट रहता है, जो कि एंड पे जो आपकी वाल्व्स होती हैं इसी में आपका बेयरिंग्स लगा होता है, जिससे ये सपोर्टेड रहता है, और आपके स्पेंडल को भी जो है बेयरिंग्स के थ्रू सपोर्ट रहता है। फिर नीचे जो है इससे हम रस्सी, जो सिलेंडर होता है इसी में बांध के रस्सी से हम वेट को लिफ्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अब एक प्रकार से ये एक ऐसी जो है मशीन्स होती हैं या डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू हम जो है रस्सी या चैन के हेल्प से क्या करते हैं, वेट को होइस्ट या लिफ्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि हाथ का मतलब कि हाथ से रोटेट करा के हम वेट को लिफ्ट करते हैं, होइस्ट करते हैं, ठीक है।
अब विंच की बात करें तो इसमें क्या होता है कि क्रेन आदि की हेल्प से जो है जब हम टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो है इसे हम विंच कहते हैं। और जब इस डिवाइस को हम बेस पे किसी एक क्या नाम है बेस पे फिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम क्रैब कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 कॉलम्स होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ये एक्चुअली में आपका एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम आपका ये है। ठीक है, इनके बीच में एक स्पेंडल जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ऊपर वाला पोर्शन, ये स्पेंडल आपका होता है। ठीक है, ये स्पेंडल होता है और स्पेंडल के दोनों एंड पे आपके क्या होते हैं जो है बेरिंग्स लगे होते हैं, यहाँ पे बेरिंग और यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये जो आपका कॉलम है इसमें एक बेरिंग लगा हुआ है जो क्रॉस के तरीके आपको दिखाया गया है, ये बेरिंग का है। और यहाँ पे भी कॉलम में आपको बेरिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फ्रंट व्यू है। जो ये मशीन है इसका फ्रंट व्यू आपका ये है और आपका साइड व्यू ये है। ठीक है, तो स्पेंडल में क्या होता है, आपका जो स्पेंडल सी है इसी में आपका ऊपर एक पिनियन लगा होता है। आप देख पा रहे होंगे आई होप। ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे T1 लिखा हुआ है, ये आपका टोटल यहाँ तक आपका पिनियन है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका पिनियन है, ऊपर ये हैंडल है, ये आपका पिनियन है। ठीक है, अब चूँकि साइड व्यू में आपको स्पेंडल जो है वो नहीं दिखेगा। साइड व्यू में स्पेंडल जो है आपका, ये जो बीच में आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा है यही आपका स्पेंडल दिख रहा है। ठीक है, अब बात करें तो जो हत्था लगा हुआ है उसकी लेंथ हम L मान के चल रहे हैं और इस हत्थे पे जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो P है। रोटेशन जो आपका पिनियन का रोटेशन है, ये जो आपको पिनियन दिख रहा है इसका रोटेशन हम क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं। फिर पिनियन से क्या होता है, एक नीचे गियर कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये आपका गियर जो है ये है N1, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक गियर कनेक्ट है। ठीक है, अब गियर भी क्या रहता है यहाँ पे देखिए, जो आपका ये पिलर्स कॉलम्स होते हैं इसमें यहाँ पे आपका गियर जो है वो बेरिंग से अटैच रहता है। ठीक है, दोनों एंड पे बेरिंग लगी होती है और इसी गियर N1 से जो है कनेक्टेड एक यहाँ पे ड्रम होता है या सिलेंडर कह लीजिए, सिलेंडर होता है। ठीक है, और इस एंड पे सिलेंडर को सपोर्ट देने के लिए एक बेरिंग्स लगी रहती है जिसमें ये आसानी से फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो अगर आप साइड व्यू की बात करें तो ये जो आपका ये गियर आपको दिख रहा है और इसके बीच में जो सर्कल दिख रहा है यही आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो जो आपका पिनियन और गियर होते हैं वो एक दूसरे में मेस्ड हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए ये जो आपकी डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली, यही जो है यहीं पे आपका गियर और पिनियन क्या है मेस्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका हो गया टोटली डायग्राम। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से हत्थे को रोटेट कराते हैं तो आपका वेट या तो नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, आपका पिनियन जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं और आपका गियर जिसको हम N से डिनोट कर रहे हैं, ड्रम को D से डिनोट कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि ड्रम का डायमीटर जो है स्मॉल d है और आपका जो गियर है ये सॉरी जो हत्थे की लेंथ है वो हम अगर P मानते हैं तो एक बार अगर हम हत्थे को रोटेट कराएंगे तो उसके द्वारा जो चली गई टोटल दूरी होगी यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, वो होगी 2πL। अब चूँकि जो आपका हत्था है, ये जो आपको हत्था दिख रहा है और जो आपका चूँकि स्पेंडल पे लगा हुआ है और इसी स्पेंडल पे आपका पिनियन M लगा हुआ है, तो दोनों क्या करेंगे एक साथ ही रोटेट करेंगे। तो जितना हत्था रोटेट करेगा उतना ही हमारा जो पिनियन गियर है वो भी रोटेट करेगा। और चूँकि M जो पिनियन गियर है M, उसी से अटैच्ड आपका गियर N भी है। ठीक है, बड़ा वाला गियर N है, एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो वो भी सेम ही रोटेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें तो आपका जो जितना आपका हत्था रोटेट करेगा उस पर लगा हुआ पिनियन गियर भी सेम
रोटेशन करेगा। तो अगर मान लीजिए गियर एन का रोटेशन हमें ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि जो गियर एन का रोटेशन होगा वो होगा पिनियन एम का एम पर दांतों की संख्या, यानी कि आपको पता है कि N1/N2 बराबर T1/T2, ये रिलेशन होता है गियर का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो आपके गियर एन का रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन होगा वो होगा जो पिनियन में नंबर ऑफ टीथ अपान गियर में नंबर ऑफ टीथ इंटू पिनियन के द्वारा नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि कितना रोटेट किया। तो पिनियन हम मान के चल रहे हैं कि एक रोटेशन किया है। इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि जो दांतों की संख्या है, नंबर ऑफ टीथ की संख्या है, वो पिनियन गियर में T1 है और गियर एन में T2 है। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ रोटेशन होगा आपके गियर एन का वो हो जाएगा T1/T2, जहाँ पे T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन, एंड T2 क्या है, नंबर ऑफ टीथ इन गियर। अब इस तरीके से जितना आपका, चूँकि गियर और आपका गियर एन और जो आपका सिलेंडर है वो एक साथ अटैच्ड हैं, एक ही उस पर अटैच्ड हैं। तो जितना रोटेशन करेगा आपका गियर एन, सेम रोटेशन आपका सिलेंडर भी या बेलन भी करेगा। तो बेलन का भी रोटेशन क्या हो जाएगा, T1/T2, चूँकि दोनों एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं, है ना। अब जितना आपका एक चक्कर में जितना आपका जो आपका सिलेंडर का पेरीफेरी होगा उतनी डिस्टेंस जो है आप वेट के द्वारा एक चक्कर में क्या नाम है, लिफ्ट करी जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर बात करें वेट W के द्वारा, W पे जो रस्सी है, अगर हमारा सिलेंडर का रेडियस R है तो उसका सर्कमफ्रेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2πr। तो W के द्वारा चली गई जो उठी गई डिस्टेंस होगी, ऊपर की तरफ आई गई डिस्टेंस होगी, वो कितनी हो जाएगी, T1/T2 इंटू 2πr, है ना। चूँकि क्या है, 2πr तो हमारा एक चक्कर के लिए है और हमारे पास जो बेलन का चक्कर है वो क्या है, T1/T2। तो T1/T2 चक्कर के लिए क्या हो जाएगा, T1/T2 इंटू 2πr। अब अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है आपका, एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी अपॉन वेट के द्वारा चली गई दूरी। एफर्ट हमारा कितनी दूरी चल रहा है, T1/T2 2πr, ठीक है। सॉरी, वेट हमारा कितना चला, T1/T2 2πr, और एफर्ट हमारा चल रहा है 2πl। तो यहाँ से अगर आप 2π कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा L इंटू T2 अपॉन T1 इंटू R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा विंच एंड क्रैब के केस में। अब अगर हम मान के चल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है तो इफ़िशियंसी हमारी 100% होगी। वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज भी वेलोसिटी रेशियो के बराबर T2/T1 L/R हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, हत्थे की डिस्टेंस, और स्मॉल r क्या हो जाएगा, आपका जो सिलेंडर है उसका रेडियस। T2 क्या है, आपका गियर, जो आपका पिनियन गियर है, सॉरी गियर का नंबर ऑफ टीथ, और T1 क्या है, पिनियन का नंबर ऑफ टीथ। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो पिनियन है उस जब वो आपके गियर एन से मैश करता है, पिनियन का गियर एम और एन एक दूसरे से मैश करते हैं, तो पिनियन द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उसके टीथ पे जो प्रेशर लगाया जाता है, दबाव फोर्स या प्रेशर फोर्स अप्लाई होती है, वो अगर हम मान ले F होती है, ठीक है। तो बैलेंस के केस में जो पिनियन का टॉर्क होगा स्पिंडल के अबाउट, वो क्या होगा, 0 होगा। एक बार देखते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो रोटेशन
करने पे जो पिनियन का टीथ है इस पे एफ फोर्स लग रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ये मान के चले, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर एफ फोर्स पिनियन के द्वारा लग रही है तो चूँकि पिनियन की ये डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है। अब अगर हम चूँकि स्पिंडल और पिनियन एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ से अगर टॉर्क देखें तो जो आपका स्पिंडल सॉरी हत्थे के द्वारा जो लगाया गया टॉर्क होगा या घूर्ण होगा वो क्या होगा, P इंटू एल, ठीक है। तो यही आपका हो गया P इंटू एल, और पिनियन पे हम प्रेशर फोर्स अगर F मान के चल रहे हैं तो F इंटू रेडियस यानी कि R1। R1 क्या है, सर्कुलर पिच ऑफ पिनियन, है ना, सर्कुलर पिच गियर की, जो आपका पिनियन गियर है उसकी सर्कुलर पिच अगर R1 है तो F इंटू R1। यहाँ से अगर आप F निकालेंगे तो PL बाई R1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो सर्कुलर पिच होती है वो क्या होती है, पाई D अपॉन T, है ना। तो वहाँ से अगर आप निकालेंगे तो अगर आप D को 2R लिख दें तो 2 पाई R बाई T। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, PT बाई 2 पाई। तो हम पिनियन के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टीथ हम पिनियन में T1 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा PT1 बाई 2 पाई दैट इज़ R1, यानी कि रेडियस ऑफ क्या नाम है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पिच ऑफ पिनियन, ठीक है। तो अगर आपको R1 पता चल गया तो अब आप जो अप्लाइड प्रेशर फोर्स है वो निकाल सकते हैं PL बाई R1 से। तो PL बाई PT1 बाई 2 पाई, यहाँ से आपका जो आपका प्रेशर फोर्स होगा ऑन द टीथ ऑफ पिनियन वो आपका हो जाएगा 2 पाई PL बाई PT1, ठीक है। यहाँ पे P क्या है आपका, सर्कुलर पिच है, L आपको पता है लेंथ ऑफ स्पेंडल से हत्थे की लेंथ है, P आपको पता है कैपिटल P, ये आपका अप्लाइड एफर्ट है, और स्मॉल p क्या है आपका, अभी मैंने आपको बताया सर्कुलर पिच, एंड T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अब नेक्स्ट बात करें, ये तो अभी हमने देखा था जब सिंगल बिंच एंड क्रैप। अब अगर बात करें डबल परचेज बिंच एंड क्रैप की, तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। इसी तरीके से अगर हम डबल परचेज बिंच और क्रैप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइड में हमारी एक पुली लगी रहती है जहाँ से वेट P लटका हुआ होता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 स्पेंडल आपको देखने को मिलेंगे। पहले स्पेंडल में यहाँ पे राइट साइड में आपको एक हत्था नज़र आएगा जिसकी लेंथ L मान के चल रहे हैं, ठीक है, और जिस पे एफर्ट P अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको पहले स्पेंडल पे जो M1 है ये आपका पिनियन 1 है, ठीक है। उससे जो है ये आपका N1 होगा, उससे एक अटैच आपका गियर होगा दैट इज़ N1, ठीक है। फिर गियर N1 से ही अटैच गियर N1 जिस स्पेंडल पे कनेक्ट रहेगा, जिस स्पेंडल पे लगा हुआ रहता है उसी पे एक दूसरा पिनियन लगा हुआ रहता है M2। फिर ये M2 जो है एक तीसरे गियर से कनेक्ट रहता है जो कि N2 होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 2 आपको गियर मिल जाएंगे, 2 पिनियन मिल जाएंगे, और पहले केस में हमारा एक गियर, एक पिनियन और एक सिलेंडर था, ठीक है। फिर आपका जो गियर N2 है इसी से जो है कनेक्ट एक सिलेंडर होता है जिस पे आपका वेट सस्पेंडेड रहता है। तो इस तरीके से ये आपको अरेंजमेंट, अगर आप साइड व्यू इसका देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे आपका पहले पिनियन M1 ये है, फिर M1
कनेक्ट है गियर N1 से, तो N1 ये बाहरी वाला गियर है, जो बाहरी वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि डॉटेड लाइन से हम जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहा होता, साइड व्यू में किसी जो पार्ट के पीछे छुपा हुआ रहता है। तो डॉटेड लाइन से आपका ये वाला जो आपका गियर आपका पिनियन है M1 वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद जो आपका दूसरा गियर होता है वो M2 पिनियन से कनेक्टेड रहता है। तो ये दूसरा आपका गियर N2 है और इसी गियर पे जो आपकी सिलेंडर लगा रहता है। तो ये सिलेंडर जो आपका सर्कुलर उसमें दिखाई दे रहा है, ये आपका सिलेंडर है जो कि यहाँ पे इस तरीके से प्लेस है और इसी से आपकी रस्सी नीचे की तरफ लटकी रहती है। तो ये तो आपका हो गया टोटल अरेंजमेंट। अब बात करें तो स्पिंडल, इसको हम स्पिंडल C1 बोल रहे हैं पहले वाले को। ये आपका ये C1 स्पिंडल है, ये आपका C2 स्पिंडल है। उसके अलावा बात करें तो जो नंबर ऑफ टीथ हैं पिनियन 1 में दैट इज़ M1 में T1 है। उसके बाद गियर 1 में टीथ T2 है, फिर पिनियन 2 में गियर टीथ T3 है और गियर 2 में टीथ T4 है। ये हम एजम्पशंस मान के चल रहे हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि M1 में T1 टीथ है, N1 में T2 टीथ है, हत्थे की लंबाई L, फिर बेलन की त्रिज्या जो है वो हम स्मॉल r मान के चल रहे हैं, प्रयास P है, फिर वेट W है, M2 पर जो M2 पर लंबाई T3 और N2 गियर पर जो दांतों की संख्या है वो T4 है। ठीक है, तो एफर्ट जो हम लगाएंगे तो स्प्लेंडर के जो आपका स्पिंडल होगा उसी के अबाउट स्पिंडल आपका मान लीजिए ये स्पिंडल C1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एफर्ट P जो है इस पर लगा रहे हैं। तो जो P एफर्ट लगा रहे हैं वो L डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो एफर्ट आपका लगेगा L डिस्टेंस पे उसका सरकमफ्रेंस आपका कितना हो जाएगा 2 पाई L। चूँकि आपका जो पिनियन M1 है उसी के साथ जो है सेम स्पिंडल पे कनेक्टेड है तो वो भी सेम ही रोटेशन करेगा, दैट इज़ 2 पाई L के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन पिनियन M1 से एक आपका गियर जो है कनेक्ट होगा N1। तो N1 गियर के द्वारा जो रोटेशन होगा वो आपका होगा T1 बाई T2 इंटू रोटेशन बाई पिनियन M1, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको क्लियर किया था कि इस तरीके से आता है। ठीक है, रिलेशन होता है गियर टीथ का जो भी मैश हो रहे होते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर N1, ये हो जाएगा T1 बाई T2। इसी तरीके से गियर N1 के साथ ही आपका जो पिनियन 2 है दैट इज़ M2 वो अटैच है, तो उसका भी रोटेशन सेम T1 बाई T2 हो जाएगा। अब अगर बात करें गियर 2 जो कि पिनियन 2 से अटैच है उसके रोटेशन की, तो ये होगा आपका T3 यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन 2 अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर 2, तो T3 बाई T4 और पिनियन 2 के द्वारा लगाया गया चक्कर यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पिनियन 2। तो पिनियन 2 का रिवोल्यूशन किसके बराबर है, अभी हमने देखा है T1 बाई T2 के। तो यहाँ पे T1 बाई T2 को जब पुट करेंगे तो आपका जो गियर गियर 2 के द्वारा रिवोल्यूशन होगा वो हो जाएगा T3 बाई T4 इंटू T1 बाई T2। अब आपका सिलेंडर जो है गियर 2 के साथ ही अटैच्ड है तो वो भी सेम स्पीड के साथ जो है सेम रिवोल्यूशन करेगा, यानी कि सिलेंडर के द्वारा भी रिवोल्यूशन कितना होगा T3 बाई T4 अपन T1 बाई T2। अब अगर बात करें कि जब इतना रिवोल्यूशन करेगा तो हमारा वेट कितना ऊपर उठेगा, तो एक रिवोल्यूशन में अगर आपके सिलेंडर का रेडियस R है तो एक रिवोल्यूशन में सिलेंडर के पेरीफेरी के द्वारा
डिस्टेंस 2πr ट्रेवल करी जाती है, तो T3/T4 इंटू T1/T2 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा T3/T4 इंटू T1/T2 इंटू 2πr। अब इस तरीके से अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो एफर्ट द्वारा चली गई दूरी अपन वेट द्वारा चली गई दूरी, एफर्ट वही 2πl के बराबर चली गई दूरी होगी और वेट के द्वारा चली गई दूरी आपकी T3/T4 इंटू T1/T2 इंटू 2πr। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें वेलोसिटी रेशियो जो है T4/T3 T2/T1 इंटू L/r मिल जाएगा। अब आइए इसी पे बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में किसी डबल पवे विंच की सूचना निम्नवत है। ड्रम का प्रभावी डायमीटर 12.5, यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसका डायमीटर आपको 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हत्थे की लंबाई L 37.5 दी हुई है। पिनियन के दांतों की संख्या यानी कि T1, ये आपको 20 पिनियन के दांतों की संख्या, अच्छा डबल है तो यानी कि आपका जो T1 है और T3 है वो कॉन्जिक्यूटिवली 20 और 25 दिया हुआ है। फिर गियर के दांतों की संख्या यानी कि T3 एंड और T2 एंड T4 ये आपको 90 एंड 85 दिया हुआ है। कह रहा है बिंच द्वारा 1200 न्यूटन भार उठाने के लिए 20 न्यूटन तथा 1600 न्यूटन भार उठाने के लिए 25 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिंच के लिए मशीन नियम ज्ञात कीजिए। फिर 2000 न्यूटन भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास तथा मशीन की दक्षता भी ज्ञात कीजिए। मशीन की अधिकतम दक्षता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन नियम की बात करें तो P = AW+B होता है। ठीक है, अब आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है पहले केस में एफर्ट और 1600 न्यूटन आपका वेट है। पुट करिए तो 20 = क्या हो जाएगा A × 1200 + B, सॉरी 1200 न्यूटन वेट जो है वो 20 न्यूटन एफर्ट उठाता है। इसी तरीके से जो आपका 25 न्यूटन है वो 1600 न्यूटन वेट उठा रहा है, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा A × 1600 + B। अब इसको अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो A आपको 1/80 और B = 5 मिलेगा। तो मशीन नियम आपका क्या हो जाएगा P = 1/80 W + 5। पुट करिए तो आपको यहाँ से P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, W 2000 के लिए P की वैल्यू आपको 30 न्यूटन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका जो वेट जो एफर्ट है 2000 न्यूटन के लिए वो पता चल गया। कि कह रहा है इफ़िशियंसी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो लेंथ इंटू T2 यानी कि नंबर ऑफ टीथ इन गियर 1 इंटू नंबर ऑफ टीथ इन गियर 2 इंटू L। तो L आपको पता है नंबर ऑफ टीथ इन गियर, ये भी पता है 90 एंड 85। L आपको 37.5 दिया हुआ है अपान रेडियस, तो आपको डायामीटर दिया हुआ है बाई 2 कर दीजिए, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, डायामीटर आपको 12.5 दिया हुआ है तो रेडियस 6.25 हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन 1 एंड पिनियन 2 कॉन्जिक्यूटिवली 20 एंड 25 आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको 91.8 जो है वेलोसिटी रेशियो गेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है W/P होता है, वेट आपको पता है और एफर्ट आपको पता है, आसानी से आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इफिशियंसी की बात कर रहा है तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो
दोनों आपको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका 200/3 है एंड वेलोसिटी रेशियो आपका 91.8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 72.6% इफ़िशियंसी मिल जाएगी। मैक्सिमम इफ़िशियंसी की बात करें तो 1/a होता है, ठीक है, इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो 1/a आपका कितना हो जाएगा, 1/1/80 यानी कि 80 ऊपर चला जाएगा अपॉन वेलोसिटी रेशियो 91.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.871 यानी कि 87.1 जो है आपको वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है वार्म एंड वार्म व्हील। तो देखिए ये आपने देखा होगा, यूजुअली जो है इस तरीके का अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिल जाता है। वैसे अगर बात करें तो चारा काटने की मशीन आपने अगर घर में देखी होगी तो यही मैकेनिज्म वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक स्क्रू होता है, लेकिन साइज़ क्या होता है यहाँ पे बड़ा होता है, जिसको हम वार्म कहते हैं। और ये वार्म एक व्हील से कनेक्टेड रहता है जिसमें आपके गियर कटे रहते हैं, ठीक है, उसको हम वार्म व्हील कहते हैं। तो वार्म पे क्या होता है कि एक जो आपका हत्था जो लगा रहता है जिस पे हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं और एफर्ट लगा के हम वार्म को रोटेट कराते हैं, जिससे कि आपका व्हील भी रोटेट करता है। अब व्हील से एक ड्रम कटा रहता है। एक्चुअली में देखिए, अगर हम साइड व्यू बनाएं इसका समझने के लिए आपकी, तो मान लीजिए अगर ये आपका व्हील है तो यहाँ से एक ऐसे ड्रम कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब चूँकि ये आपको फ्रंट से दिख रहा है तो इसलिए आपको ड्रम की जो है वो नहीं, ड्रम का लेंथ आपको नहीं दिख रहा है, केवल आपको ड्रम की डायमीटर या सरकमफ्रेंस दिख रही है, ठीक है। और व्हील का भी कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा। अब जो ड्रम होता है उसी से आपका वेट जो है सस्पेंडेड, वेट W सस्पेंड रहता है। अब अगर हम ये मान के चलें कि जो आपका वार्म व्हील है उसमें नंबर ऑफ टीथ जो है T है और जो आपका ड्रम है उसका रेडियस R है, वेट W जो है सस्पेंडेड है और एफर्ट हम जो आपका हत्थे पे लगा रहे हैं वो P है और हत्थे की लंबाई यहाँ पे हम L की जगह R मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हत्थे के द्वारा एक रोटेशन में कितनी दूरी चली जाएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2πr, ठीक है। अब जब आपका हत्था एक रोटेशन करेगा तो चूंकि ये वार्म से कनेक्टेड है, वार्म भी सेम चक्कर लगाएगा, तो आपका वार्म व्हील एक चक्कर में क्या होगा, वार्म पे एक जो है आपका गियर आगे या पीछे की तरफ मूव करेगा, उससे क्या होगा एक दांत मतलब आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा। अब अगर बात करें वार्म से कनेक्ट रहेगा आपका वार्म व्हील, तो वार्म व्हील कितना चक्कर लगाएगा, तो आपको पता है n बराबर क्या होता है, चूँकि T1/T2 बराबर N2/N1। अब आपको पता है कि जो आपका T1 है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो T1 है वो आपका 1 है, सॉरी यहाँ पे आपका T1 जो है ये वैल्यू आपकी 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि हम एक ही रोटेशन घुमा रहे हैं तो वो एक ही टीथ आगे या पीछे की तरफ बढ़ेगा वार्म, ठीक है। T2 बराबर हम मान के चल रहे हैं T, N2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है, N2 हमें निकालना है और N1 जो है वो एक लेके चल रहे हैं क्योंकि एक ही चक्कर हमने घुमाया है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 आपका 1 है तो T1 भी 1 है, तो यानी कि 1/T हो जाएगा, वही 1/T यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो वार्म व्हील के द्वारा जो वार्म के एक चक्कर से वार्म व्हील के द्वारा कितना चक्कर लगाएगा 1/T, तो 1/T चक्कर में कितनी रस्सी आपकी लपेटी जाएगी, अगर एक चक्कर में आपकी 2πr रस्सी जो है, चूँकि वार्म व्हील से ही कनेक्ट आपका ड्रम है तो ड्रम भी सेम रोटेशन करेगा 1/T, और 1/T रोटेशन में अगर एक चक्कर में ड्रम पे लपेटी गई रस्सी की लेंथ आपकी 2πr होगी तो 1/T चक्कर में तो 1/T इंटू 2πr यानी कि 2πr/T, यानी कि इतनी ही लेंथ जो है वेट आपका ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो एफर्ट द्वारा चली गई दूरी अपन वेट द्वारा चली गई दूरी, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी यानी कि हत्थे पे लगाए गए एफर्ट, हत्थे की लेंथ इंटू
सॉरी हत्थे का जो आपका सरकमफ्रेंस होगा यानी कि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई 2 पाई स्मॉल आर अपॉन टी। तो यहाँ से आपका जो वेलोसिटी रेशियो निकल के आएगा कैपिटल आर बाई आर इंटू टी अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, हत्थे की डिस्टेंस है, टी क्या है आपका वार्म व्हील में नंबर ऑफ टीथ है, और आर क्या है ड्रम की रेडियस है। अब आइडियल के केस में मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो दैट इज आर टी बाई स्मॉल आर। ठीक है, अब बात करें जब वार्म 2 चूड़ी वाला होगा तो एक चक्कर में वो 2/t, ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 चूड़ी है तो एक बार में 2 मूव करेगा, तो 2 टीथ मूव करेगा तो 2/t चक्कर लगाएगा। उस केस में आपका वेलोसिटी रेशियो RT/2R हो जाएगा। अगर n चूड़ी होगा तो RT/NR हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रैक एंड पिनियन। तो देखिए, रैक एक प्रकार से एक सीधी छड़ होती है जिसमें आपके टीथ कटे रहते हैं, और पिनियन जो है एक प्रकार का छोटा जो गियर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। अब ये एक दूसरे से जब मैच करते हैं तो जब पिनियन को हम पिनियन से एक सेंटर से एक मतलब कि हत्था जो है और जो पिनियन का एक्सिस है वो दोनों एक ही आपके एक्सल पे अटैच रहते हैं, एक ही एक्सिस पे अटैच रहते हैं। तो जब पिनियन रोटेट करता है तो पिनियन के रोटेशन से आपको जो रैक होता है, चूँकि पिनियन और रैक के जो टीथ होते हैं एक दूसरे से मैच होते हैं, तो जब पिनियन रोटेट करेगा, हत्थे के थ्रू हम पिनियन को रोटेट कराएंगे, हत्थे को रोटेट कराएंगे तो चूँकि सेम एक्सिस है तो आपका पिनियन भी रोटेट करेगा, और जब पिनियन रोटेट करेगा तो आपका जो रैक है वो लीनियर मोशन करेगा, यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ सीधी रेखा में चलेगा, और जो आपका रैक होगा उसी से कनेक्टेड एक वेट W जो है उससे लटकाया रहेगा, तो वेट आपका ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा। अब अगर मान के चलते हैं कि जो आपका रैक है उसके जो 2 टीथ हैं उसके बीच में कंसेक्यूटिव जो टीथ हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपकी किसी सेम पॉइंट की, दोनों टीथ पे अगर हम किसी सेम पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है यानी कि पिच वो आपकी P है। ठीक है, अब अगर हम एफर्ट P जो है R डिस्टेंस पे अप्लाई करते हैं हत्थे के, तो पिनियन पर दांतों की संख्या T मानते हैं, यानी कि जो आपका ये पिनियन है इस पर नंबर ऑफ टीथ जो है T हैं, और रैक पे पिच जो है वो स्मॉल p है। ठीक है, तो चली गई दूरी जो है यानी कि एक रोटेशन में जो आपका हत्था है उसका सरकमफ्रेंस के बराबर रोटेट करेगा, तो यानी कि वो आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R यहाँ पे हत्थे की डिस्टेंस है सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस से, क्योंकि पिनियन और हत्थे की सेम है। ठीक है, अब इस केस में जब एक बार रोटेट करेगा तो एक रोटेशन में आपका जो पिनियन होगा वो पिच P के बराबर जो है दूरी ऊपर उठेगा। अब पिनियन के एक चक्कर में T दांत द्वारा रैक द्वारा उठी गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर टीथ T है और एक टीथ के लिए जो आपका पिच है वो P है, तो यानी कि एक टीथ में P दूरी तक चलेगा, तो मान लीजिए T टीथ में आपका T इंटू P दूरी चलेगा, तो जो वेट आपका उठेगा वो T इंटू P ऊपर की तरफ उठेगा। तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी यानी कि 2 पाई R अपान वेट द्वारा तो T इंटू P। अब अगर बात करें हमारा आइडियल केस के लिए तो वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज 2 पाई R T इंटू P। नेक्स्ट है हमारा वेट लिफ्टिंग जो हमारा मशीन है वो नेक्स्ट है स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक बेसिकली आप ने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े वेट को गाड़ियों में लगे रहते हैं, गाड़ियों के वेट को, जैसे आपका पंचर हो गया व्हील पहिया, तो उसको लगाने के लिए, दूसरा रिप्लेस करने के लिए या बनाने के लिए हम स्क्रू जैक लगा के सबसे पहले जो वेट होता है उसको लिफ्ट कर देते हैं। तो बड़े बड़े वेट को उठाने के लिए जो है स्क्रू जैक का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंपल स्क्रू जैक होता है, एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक होता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि एक इसके मुख्य भाग में एक
जो है आपका थ्रेडेड रॉड होता है, जिसे हम स्क्रू कहते हैं, ठीक है। स्क्रू ही होता है लेकिन काफ़ी बड़ा स्क्रू होता है, जिसको जो कि थ्रेडेड रॉड के फॉर्म में होता है, जिसमें आपका जो है वो थ्रेड कटे रहते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक नट में जो है हम फिट कर देते हैं, और जो एक तरीके से जो बेस होता है उसी में नट कटा रहता है, और उसी नट में जो है आपका ये स्क्रू फिट रहता है ना, फास्टेंड रहता है। अब जो हमें वेट लिफ्ट करना होता है उसको हम इसी जो आपका स्क्रू होता है उसके ऊपरी सिरे पे रखते हैं। उसके बाद स्क्रू को हम एक रॉड की हेल्प से जो है रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने पे वेट आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। ये आपका जो है स्क्रू है, और यहाँ पे ये एक जो आपको ये मेज दिख रही है जिस पे बॉडी में ही आपका ये नट कटा रहता है, इसमें ये स्क्रू फिट रहता है, ठीक है। और इस पे जो वेट हमें लिफ्ट करना होता है उसको हम स्क्रू के ऊपर रखते हैं, और आर डिस्टेंस पे, अगर मान लीजिए आर डिस्टेंस पे आप जो है वेट एक क्या नाम है रॉड लगी होती है आर डिस्टेंस की, वहाँ पे उस रॉड पे आप आर डिस्टेंस पे एफर्ट पी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि जो आपका स्क्रू है उसके जो पिच है वो पी है, स्मॉल पी। तो एफर्ट के द्वारा जब एक बार अगर आपका घुमाया जाता है तो उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, 2πr। अब चूँकि पिच हम स्क्रू की पिच पी मान के चल रहे हैं, तो उसके द्वारा जो वेट डब्लू है उसके द्वारा एक बार में एक रोटेशन में एक ही थ्रेड ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होगा वो पिच के बराबर ही होगा, है ना, दैट इज लीड इक्वल टू पिच। तो यहाँ से आपका जो एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी 2πr, और वेट के द्वारा जो है आपके पिच के बराबर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो वेलोसिटी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 2πr अपन पिच स्मॉल पी। अब अगर आपका हम आइडियल केस मान के चलें, देयर इज नो लॉस एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शनल और अदर काइंड ऑफ लॉस, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो दैट इज 2πr/p। इफिशियंसी की बात करें तो आपको पता है, देखिए कुछ इस तरीके से, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जब आप रोटेट कराते हैं तो जो नट होता है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से आपका स्क्रू होता है, ठीक है, और जो नट होता है वो जब इसमें अटैच होता है तो आप रोटेट कराएंगे तो वो जो है इस डायरेक्शन में एक लोड अप्लाई करता है, ठीक है, जिसके वजह से ये जो है आपका ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से अगर हम इसको P1 मान के चल रहे हैं लोड को, ये जो लोड आपका अप्लाई किया जा रहा है नट के द्वारा स्क्रू पे वो P1 है, ये हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं। चलिए अभी फिर देखते हैं। अब मान लीजिए जो आपका स्क्रू है उसका डायमीटर स्मॉल d है, पिच आपको P पता है, हेलिक्स एंगल जो आपका ये जितने पे इंक्लाइंड है, सॉरी, ये जो आपका थ्रेड है ये जो इंक्लाइंड है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, ये जो आपका थ्रेड है यही एंगल क्या होता है, आपका हेलिक्स एंगल होता है, ठीक है। तो अगर हम हेलिक्स एंगल जो है अल्फ़ा मान के चल रहे हैं तो tan अल्फ़ा, अब देखिए ये अगर इसे हम थोड़ा सा जूम करके देखें किसी एक पिच को, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से फ्लैंक हो गया, ठीक है, ये फ्लैंक है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल से एंगल हेलिक्स एंगल होता है अल्फ़ा है, ये डिस्टेंस आपको पता है पिच के बराबर है स्मॉल p, ये अभी हमने बताया है कि एक रोटेशन में इतनी दूरी वो तय करता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, स्मॉल d के बराबर होगा, ठीक है, स्मॉल d के बराबर होगा, सॉरी, देखिए चूँकि आपको पता है कि जो सरकमफ्रेंस जो आपका टोटल डायमीटर ये स्मॉल d है,
ये स्मॉल डी है, तो सरकमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे सरकमफ्रेंस पे ही आपका जो लोड है वो कार्य कर रहा होगा पूरे कंप्लीट सरकमफ्रेंस पे। यहाँ पे देखिए, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस आपका पाई डी होगा, तो P बाई पाई डी इक्वल टू tan अल्फा। अब देखिए, वही मैंने बताया कि अगर हम लोड जो है यहाँ पे P1 मानते हैं कि जो आपका जो आपके नट और जो स्क्रू है, जो उसके थ्रेड्स के बीच में पिच पॉइंट पे जो लोड लग रहा है, ठीक है, वो आउटवर्ड P लोड लग रहा है, जिसकी वजह से आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये लोड P है, अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो वेट मान लीजिए W आपका जो स्क्रू पे प्लेस्ड वेट है वो नीचे की तरफ W लग रहा है। ठीक है, अब ये एंगल आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, हेलिक्स एंगल, तो यहाँ से P1 कॉस अल्फ़ा ऊपर की तरफ लगेगा और P1 साइन अल्फ़ा क्या होगा, P1 साइन अल्फ़ा जो है आपके रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा P1 कॉस अल्फ़ा बराबर W साइन अल्फ़ा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और P1 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू आर वैल्यू प्लेस कर दीजिए, W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू आर। अब आर की बात करें तो आर के अपोजिट क्या लग रहा है, एक तो P1 का कंपोनेंट लग रहा है, एक W का कंपोनेंट लग रहा है, तो W साइन अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा, W कॉस अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा। म्यू की बात करें तो आपको पता है फ्रिक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज़ tan फाई इक्वल टू म्यू, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो P1 कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू इक्वल टू tan अल्फ़ा, और R की वैल्यू आप जो है W कॉस अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा रखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो P1 मिलेगा वो मिलेगा W tan अल्फ़ा प्लस फाई अपान 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस फाई, है ना। अब चूँकि tan A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, तो इस तरीके से P1 आपको मिल जाएगा W tan अल्फ़ा प्लस फाई। अब स्क्रू अगर आप हत्थे पे जो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अबाउट आप आघूर्ण लें तो वो आघूर्ण बैलेंस कंडीशन में 0 होगा, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, P1 इंटू आर बराबर ये जो स्मॉल P1 आपके थ्रेड पे लग रहा है, जो आपका स्क्रू है उसके थ्रेड पे लग रहा है स्मॉल P1 इंटू हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं, तो हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि d/2। अब आपको पता है P1 की वैल्यू जस्ट आपने निकाला W tan अल्फ़ा प्लस फाई, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और R को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा WD अपन 2R tan अल्फ़ा प्लस फाई। इस तरीके से आपका जो है tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, अगर आप फाई इक्वल टू जो है tan अल्फ़ा बराबर क्या, अभी हमने ऊपर निकाला था यहाँ पे, ये देखिए tan अल्फ़ा बराबर P बाई पाई डी और म्यू बराबर tan फाई, तो दोनों को यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका P बराबर क्या हो जाएगा, WD अपन 2R P बाई पाई डी प्लस म्यू 1 माइनस P बाई पाई डी इंटू म्यू, फिर वही tan का फार्मूला, तो यहाँ से अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको P बराबर क्या मिल जाएगा, WD अपन 2R P प्लस म्यू पाई डी माइनस P इंटू म्यू। अब चूँकि अगर आप फ्रिक्शन को नगण्य माने तो tan फाई म्यू इक्वल टू tan फाई इक्वल टू 0 tan 0, उस केस में आपका क्या होगा, P1 बराबर W tan अल्फ़ा, और इफिशियंसी आपकी क्या आ जाएगी कि आइडियल केस में आपका जो लोड है एफर्ट है और जो एक्चुअल केस में एफर्ट है दोनों का रेशियो, तो आइडियल केस में आपका क्या हो जाएगा, W tan अल्फ़ा और एक्चुअल में W tan अल्फ़ा प्लस फाई, इस तरीके से इफिशियंसी क्या आ जाएगी, tan अल्फ़ा अपन tan अल्फ़ा प्लस फाई। तो लगभग हमने जो है सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है डिस्कस करना बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस
करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच।